हेलो फ्रेंड्स, सब लोग बिल्कुल मौज में हैं? मस्त। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे, आज की क्लास में देखिए, आप चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस चैप्टर के कि वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। चैप्टर को थ्री डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वैसे तो आप बुक में देखेंगे तो आपको डिवीजन नहीं मिलेगा, लेकिन डिवीजन अगर कर ले तो अच्छा रहता है। जैसे कि एक सेगमेंट था आपका डायमेंशनल एनालिसिस का, वो हम खत्म कर चुके हैं। दूसरा सेगमेंट था आपके पास एरर एनालिसिस का, दैट वी फिनिश्ड। एंड नाउ द लास्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर, जिसमें छोटी 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 बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। ठीक है, टॉपिक कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटे छोटे टॉपिक होंगे, और लगभग 2 क्लासेस के अंदर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखिएगा बेटा कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये कुछ अलग चीज है, कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जो साइंटिफिक सोसाइटीज होती है हमारी, उन्होंने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर आप क्या नंबर लिखते हैं तो उसको एक्यूरेसी के हिसाब से कैसे देखा जाए, यानी कि कौन सा डेटा कितना एक्यूरेट है, उसको किस तरीके से आप विजुलाइज करें, किस तरीके से समझें, किस तरीके से कैलकुलेशन करें, ये सारी चीजें हम मेजरमेंट के अंदर पढ़ेंगे। तो वी आर डिस्कसिंग द लास्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर, दैट्स कॉल्ड मेजरमेंट। तो इस मेजरमेंट में बेटा हमको सबसे पहले आज जो पढ़ना है, जो एक ऐसा टॉपिक है जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन टॉपिक है, और क्योंकि रूल्स जो हैं वो मैंने आपने नहीं बनाए हैं, साइंटिफिक सोसाइटी ने बनाए हैं, तो वही रूल्स केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो अब मेरी बात बहुत ढंग से सुनिए। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंस, आपको पता है सिग्निफाई का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफाई? इससे पहले कि मैं सिग्निफिकेंट फिगर से स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि जनरल भाषा में अगर किसी को फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं पता हो, वो सिर्फ इंग्लिश जानता हो थोड़ी बहुत, ठीक है, तो हम बोलते हैं इट सिग्निफाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट सिग्निफाइज? इट सिग्निफाइज का मतलब होता है इट इंडिकेट्स, ये दर्शाता है इस बात को, इस बात के बारे में बताता है, इंडिकेट करता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली कुछ ऐसे फिगर्स होती हैं जो ये बताती हैं, या कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, या नंबर्स का अमाउंट होता है, जो भी क्वांटिटी होती है वो देखेंगे हम इस तरीके से, जो ये बताता है कि कोई डेटा जो है वो कितना एक्यूरेट है। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट जो फिगर्स होती है वो एक्यूरेसी को भी डिनोट करते हैं किसी चीज की। तो अब मैं आपको बता दूं कि क्या मतलब निकलता है। मैं पहले एक जनरल एग्जांपल लेना चाहूंगा, उसके बाद फॉर्मल तरीके से इसको हम शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे पास एक नंबर है, आपने एक कैलकुलेशन करी और आपने आंसर निकाला 5.20, और दूसरी कैलकुलेशन में इसी का आंसर 5.200 ये निकला, मतलब एक स्टूडेंट ने ये आंसर निकाला किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर, और एक स्टूडेंट ने ये आंसर निकाला। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ कौन ज्यादा एक्यूरेट है, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है? तो हो सकता है कि आपके दिमाग में बात होगी, दोनों तो सेम ही लिखे हुए, 5.20 का भी आंसर वही होता है और 5.200 का आंसर भी वही होता है। हमारे दिमाग में बात आ सकती है कि दोनों जो है वो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन अब टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है? टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि पहले वाले बच्चे जो फर्स्ट स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट जो है, और ये सेकंड स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट ने डेसिमल के सेकंड प्लेस तक इसकी कैलकुलेशन करी, और थर्ड जो सेकंड जो स्टूडेंट है उसने डेसिमल के थर्ड प्लेस तक की। डेसिमल के जितने आगे प्लेस तक मैं कैलकुलेशन करता हूं, इसका मतलब मेरा रिजल्ट और एक्यूरेट होता चला जाता है। जैसे अगर मैं पाई की वैल्यू 3.14 लिखता हूं तो ये एक्यूरेट हो सकती है, लेकिन अगर मैं 3.1416 लिखता हूं तो ये और एक्यूरेट है। 22/7 को अगर आप सॉल्व करके देखते हैं तो 99 प्लेसेस तक तो नॉर्मली हमने सुना है इसके बारे में कि 99 प्लेसेस तक तो पाई की वैल्यू निकाली गई है, डेसिमल के 99 प्लेसेस तक। तो खैर वो बात नहीं है, मेन बात ये है बेटा कि अगर आप डेसिमल के और आगे तक जाते हैं तो आपका रिजल्ट और एक्यूरेट होता है। आप मैथमेटिक्स में इसको कई बार पढ़ चुके हैं कि कैलकुलेट योर आंसर इन द सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल टू द सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल। तो सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल का मतलब होता है और एक्यूरेट करना। तो बात यहां पर यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली वो फिगर्स होंगी जो किसी डेटा को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं, जो उसकी एक्यूरेसी के हिसाब से उसको इंडिकेट करती है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनती है। पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझा रहा हूं, फिर प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन लिखूंगा, उसको आप लिख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपसे मान लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आए, जो मैं अभी आपको दिखवाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन जब आप, क्योंकि क्लास 11th में आपके अच्छी तरीके से फिजिक्स के प्रैक्टिकल होने चालू हो जाते हैं, तो वहां पे पॉसिबल है कि जब आपको वाइवा हो प्रैक्टिकल के बाद, प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट लिख रहे होते हैं, और एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद उसमें आप प्रैक्टिकल फाइल तो बनाते ही हैं, उसके भी नंबर होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए आते हैं उसके भी नंबर होते हैं, और साथ में वाइवा जो होता है, यानी कि वाइवा का मतलब हो गया कि क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरी। नॉर्मली एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीचर आपसे पूछते हैं आपके स्कूल के, या फिर वो
या तो आपके पास मेन सिलेबस के पूछ लेंगे, मेन एक्सपेरिमेंट के पूछ लेंगे, या फिर आपका थ्योरी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वहां ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। और मैं आपको बता रहा हूं कि 99.9% बच्चे इसका आंसर सही नहीं देते, सही नहीं देते। कमाल की बात है ना, मैंने कहा 99.9% बच्चे इसका आंसर सही नहीं देते। सही नहीं देने का मतलब ये होता है कि वो गेस करेंगे। अगर सिग्निफिकेंट फिगर का नाम उन्होंने सुन भी रखा है ना, तो भी वो इसका आंसर एक्यूरेट नहीं बताते, ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्यूरेट आंसर है उसमें दो बातें हैं जिनमें से वो सिर्फ एक ही बताते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वो दो बातें कौन कौन सी है। देखिए, इसमें अगर मैं बोलूं कि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे और ये मैंने यहां तक लिखा है, ये यहां पे वैल्यू खत्म नहीं हुई, जैसे पाई की वैल्यू 3.1416 है तो 6 पे एंड नहीं हुआ, ये और भी आगे जा सकता है। मैंने डेसिमल के 4 प्लेस तक इसको कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब ये निकलता है कि यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है 3.141, ये तो एक्यूरेट है, यानी कि सर्टेन है। इसको बोलते हैं सर्टेन वैल्यू, जो फिक्स वैल्यू होती है कि हमेशा सही ही होगी। और ये जो वैल्यू होती है लास्ट वाली, इसको बोलते हैं अनसर्टेन। अब ये अनसर्टेन क्यों हुई? आपको पता है कि जो सबसे लास्ट का नंबर आप छोड़ेंगे वो अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि उसके आगे आपने कैलकुलेशन नहीं करी। हो सकता है कि उसके आगे अगर आप कैलकुलेशन करते तो ये नंबर राउंड ऑफ होके 6 की जगह 7 हो जाता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है राउंडिंग ऑफ में अगर मान लो कि इसके आगे 7 आ जाता बाई चांस मान लो, और तब मुझे सिर्फ इतने प्लेस तक आंसर बताना होता है डेसिमल के 4 प्लेस तक। तो इसका मतलब है कि जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 7 इज मोर देन 5, तो फिर ये नंबर 6 की जगह 7 हो जाएगा। हम इंक्रीमेंट कर देते हैं राउंड ऑफ में, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा। इसका मतलब लास्ट नंबर जो 6 लिखा था वो 7 भी हो सकता है राउंड ऑफ करने के बाद, यानी कि दैट इज अनसर्टेन नंबर। तो जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं किसी नंबर के डेसिमल के बाद तक या सबसे लास्ट डिजिट तक, तो क्या होता है, सबसे लास्ट नंबर कहलाता है अनसर्टेन और उससे पहले के सारे नंबर सर्टेन। तो ये सारी की सारी जो पूरी डिजिट्स हैं, ये जो उसको किसी एक्सपेरिमेंटल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये सिग्निफिकेंट फिगर दो चीजों से मिलकर बनती हैं, सर्टेन वैल्यू एंड अनसर्टेन वैल्यू, सर्टेन एंड अनसर्टेन वैल्यू। ठीक है बेटा, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन लिख लें प्रॉपर तरीके से, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं सिग्निफिकेंट फिगर बहुत बच्चों को निकालने आ जाएगा आराम से, बहुत। ये इसको सॉल्व करना आसान नहीं है, मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन होती है वो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होती, इसलिए मैं आपसे जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाए। ठीक है बेटा, राइट। तो लिखिए, हेडिंग थी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसके डेफिनेशन आप मेरे साथ साथ लिख लें, फिर हम इसके रूल्स की बात करेंगे। ठीक है, लिखिए, these are normally those digits these are normally those digits in a measured quantity which are reliably or about which we have confidence in our measurement plus, see the plus one additional digit that is uncertain, ठीक है बेटा, दैट इज अनसर्टेन। तो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन थी बेटा। मैं जानता हूं आपने जो डेफिनेशन लिखी है ये कुछ खास समझ आती नहीं है, लेकिन जो मैं आपको यहां समझा रहा हूं उसको अगर आप समझ लें तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। और उसमें क्या था, मैंने आपको बता दिया कि इफ आई एम हैविंग 3.1416, ये मान लो कि हमारे पास पाई की वैल्यू थी, तो इसमें सिर्फ लास्ट डिजिट को छोड़ दो तो बाकी सबको बोलते हैं सर्टेन। सर्टेन का मतलब विच इज हैविंग फिक्स वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद ये जो लाइन है, ये दिस इज लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स उनको बोलते हैं जिसमें स्टार्टिंग के डिजिट्स तो आपके पास सर्टेन है, बट द लास्ट डिजिट, फॉर द लास्ट डिजिट वी आर नॉट श्योर, तो उसको बोलते हैं अनसर्टेन।
इनके कॉम्बिनेशन से बनती है हमेशा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, जो किसी डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करेगी। हाँ, इसकी ये वैल्यू है एग्जैक्ट, दिस सर्टेन प्लस दिस अनसर्टेन, ये सारे मिला के आपके पास क्या हो गई, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो चीजें आपको रूल्स कुछ याद करने हैं, और रूल्स अगर आपने थोड़े समझ लिए, रूल्स हालांकि लिखने को नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया ढंग से तो फिर बेटा इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ठीक है, और आपको मजा बहुत आएगा। ये पहले ही ऐसी कैटेगरी है इस चैप्टर के अंदर जिसमें फटाफट आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देंगे, और बहुत लेंथी सॉल्यूशन नहीं है, एक एक लाइन एक एक वर्ड के इसके आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। रूल्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या क्या है। तो मैं आपको रूल पढ़ के नहीं बता रहा हूं, मैं आपको रूल स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको रूल सीधा एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूं, और एग्जांपल से आप बेस्ट समझ पाएंगे। मान लीजिए बेटा कि मेरे पास एक नंबर है 34726, कोई एक नंबर, इन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है, दीज आर नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो नंबर हैं सारे के सारे, तो ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब है उनकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी ढंग से, उनकी वैल्यू को एनालाइज किया जाएगा और आगे यूज किया जाएगा, दैट मींस दे आर काउंटेबल। मैं एक सीधा सा एक वर्ड यूज करता हूं कि ये सारे के सारे जो नंबर है ना ये काउंटेबल है, इसको छोड़ नहीं सकते आप किसी को भी, सबको यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई वो हो गई 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों नंबर जो है वो काउंटेबल है। तो रूल क्या बना आपके पास, रूल ये बना कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, तो वो हमारे पास है 1 2 3 4 5, आंसर इज 5, बात खत्म। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ दो ही बातें होती हैं, या तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा या बिल्कुल गलत, इसमें कोई तीसरा नहीं है कि आधा से ज्यादा गलत हो सकता है, या तो सही होगा या गलत होगा, दो ही ऑप्शन है। जैसे ट्रू और फॉल्स वाला केस होता है, ट्रू हो सकता है सही हो, फॉल्स रॉन्ग हो, तो दोनों में से एक आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, एक बिल्कुल गलत होगा, ठीक। तो ऑल नॉन जीरो। अब मैं इसमें एक चीज आपको और बता देता हूं, अगर मान लो इन नंबर में कहीं बीच में डेसिमल दे रखा है, इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, चाहे इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, कहीं भी डेसिमल दे रखा है, इवन देन ऑल आर काउंटेबल। ऑल आर काउंटेबल का मतलब ऑल आर सिग्निफिकेंट, यानी कि सबको यूज करेंगे, अभी भी इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, शॉर्टकट में लिख रहा हूं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं 3400, ये अब यहां पे एक बड़ा जबरदस्त रूल है, 3400 लिखा हुआ है, तो इसमें जो लास्ट के जीरो होते हैं, लास्ट के जो जीरो होते हैं जो एंड में आते हैं, ठीक है, दो टर्म है, मैं आपको कहूंगा कि आपके होमवर्क भी हैं और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे उसका मतलब क्या होता है। मैं दो टर्म यूज कर रहा हूं, टर्मिनल एंड ट्रेलिंग, टर्मिनल, टर्मिनल एंड ट्रेलिंग। इनमें से एक का मतलब होता है एंड के जीरो, टर्मिनल जीरो का मतलब एंड के जीरो। मान लीजिए मैं ऐसे ही कह रहा हूं, इनमें से किसी एक का मतलब है एंड के और इनमें से एक का मतलब है स्टार्टिंग के। जैसे मान लीजिए एग्जांपल बता रहा हूं, ये वेरीफाई करना है आपको कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं, ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क होगा कि मैं बोलता हूं कि ऑल टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो बाई चांस मान लीजिए कि मैं ऐसे ही मान लेता हूं कि टर्मिनल जीरो का मतलब होता है एंड में आने वाले जीरो और ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है स्टार्टिंग के जीरो, ठीक है। तो ये टर्म आपको ध्यान रखना है कि टर्मिनल किसको बोलते हैं, ट्रेलिंग किसको बोलते हैं। और मैंने क्या बोला आपको, जो मैंने अभी बोला है ना, इसकी आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। अब दो बातें हैं, या तो टर्मिनल का मतलब बाद का होता है और ट्रेलिंग का मतलब पहले वाला, या फिर टर्मिनल का मतलब पहले वाला और ट्रेलिंग वाला बाद वाला। यही मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं कि आपको मुझे नेक्स्ट क्लास में इस बात को इंश्योर करना है, और इवन आप मुझे मैसेज करके अगर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं देख लूंगा कि इस बच्चे का रिस्पॉन्स क्या है कि टर्मिनल और ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं टर्मिनल ट्रेलिंग का मतलब ना बता के मैं आपको सिंपल सीधी भाषा में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पीछे वाले जीरो दिख रहे हैं ना, एंड वाले जीरो, ठीक है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। 3400 में जो लास्ट वाले दो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि ऑल जीरोस इन अ नॉन डेसिमल नंबर, ये दिख रहा है कि नॉन डेसिमल नंबर है, इसमें डेसिमल कहीं नहीं आता। ऑल जीरोस इन अ नॉन डेसिमल नंबर व्हिच आर इन द एंड, जो एंड में, ठीक है,
दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। दे आर नॉट सिग्निफिकेंट का मतलब ये हो गया कि ना तो हमारे पास ये सिग्निफिकेंट हुआ ना ये सिग्निफिकेंट हुआ, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आएंगी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो हमारे पास होंगी 1 2 2, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अगर कब, जब नॉन डेसिमल नंबर है और पीछे जो आपको जीरो दिख रहे हैं वो सबसे लास्ट में, उसके बाद कोई दूसरा नंबर नहीं लिखा। अभी मैं आपको धीरे धीरे करके चीजें बताऊंगा, ये रूल्स याद करने हैं आपको, तो आपको पता लगेगा। तो ये पीछे वाले जीरो काउंटेबल नहीं है, सिर्फ दो काउंटेबल है, तो आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 2। अब सुनो, अगर ये जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में आते हैं, 3 4 0 0 5, मतलब पीछे भी नॉन जीरो नंबर है, स्टार्टिंग में भी नॉन जीरो नंबर है, तो इन सब से 1 2 3 4 5 सारे के सारे काउंटेबल हो गए, यानी सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आएंगे यहां पे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो आ गई 5। दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, इन दोनों जीरो के पीछे कोई दूसरा नंबर नहीं है, दूसरा नंबर का मतलब कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो ये पीछे वाले जीरो काउंटेबल नहीं है, और अगर इसके पीछे है तो ये बीच वाले जीरो काउंटेबल हो जाते हैं। अब एक बात और, अगर बेटा मैं यहां डेसिमल लगाया था मान लो बीच में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर फिर भी 5 ही रहेगा, मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तब भी 5 रहेंगे। मतलब चाहे डेसिमल नंबर हो चाहे नॉन डेसिमल नंबर हो, अगर जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में कहीं आते हैं किसी भी प्लेस पर, तो सारे ही काउंटेबल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बस ये कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं फोर्थ क्या है। ठीक है, मैं सबको आपको एग्जांपल से ही बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपको स्टेटमेंट बता दूं और एग्जांपल ना बताऊं तो आपको समझ ही नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको सीधे एग्जांपल से बता रहा हूं। अगर आपको ये चीज समझ में आएगी तो फटाफट क्वेश्चन करना चालू कर देंगे, और ये इतना मुश्किल नहीं है। मैं भी आपको थोड़ी देर बाद जो क्वेश्चन दूंगा, अगर आपको ये रूल याद आ रहे हैं या याद रख रहे हैं आप इसको, तो पक्की बात है वो क्वेश्चन आप अभी कर पाएंगे मेरे साथ। अब देखिए बेटा, अब मैं लिखता हूं कि अगर मेरे पास इसी केस में एक चीज आपको बताता हूं, अगर ये 3400 kg लिखा है, ये एक बड़ा स्पेशल रूल है। ये तो सिर्फ 3400 नंबर था, और अगर ये 3400 kg लिखा हुआ है, इफ यूनिट इज गिवन, ठीक है, अब वो चाहे केजी लिखा हो, चाहे मीटर लिखा हो, चाहे सेकंड लिखा हो, चाहे न्यूटन, अगर इसके पीछे कोई यूनिट लिखी हुई है तो ये सारे ही फिर काउंटेबल हो जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होती है हमारे अंदर 1 2 3 4 4 आएंगे। तो आपको मेनली इन दोनों में पहले डिफरेंस समझ लेना है, यहां भी वही नंबर है, यहां भी वही नंबर है, इसके पीछे कोई यूनिट नहीं थी तो जीरो काउंटेबल नहीं है, और आंसर 2 आया। इसमें पीछे आपके पास केजी लिखा हुआ है, यूनिट लिखी हुई है, ठीक है, तो ये सारे काउंटेबल है। ये रूल मैंने नहीं बनाया है, ये रूल तो हमें लर्न करना ही है, ये साइंटिफिक सोसाइटी ने बनाया बेटा, और मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि इन रूल को आप किस तरीके से लर्न करें, और उसके बाद जब इसको आप कर लेंगे तो फिर देखिए क्वेश्चन कितने फटाफट होते हैं। क्वेश्चन करना बहुत आसान है, बहुत मजेदार तरीके से होगा, लेकिन ये रूल्स जो है ना एक बार दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। भाई कोई भी नई चीज पहली बार तो लर्न करनी पड़ती है ना, ठीक है, तो इसको आपको लर्न करना। अब क्या है, ठीक है, एक बार इसको लिख लें, फिर मैं इसको रिकॉल कराऊंगा एक बार आपको। अब क्या है कि अगर मान लो कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं 34.000.0, ये लिख दिया मैंने। अब मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, यूनिट का तो बस एक ही केस समझ लीजिए कि सेम अगर नंबर है, यूनिट पीछे है तो काउंटेबल है, और यूनिट नहीं है पीछे तो जीरो काउंटेबल नहीं है। ये बस इन दो केस में था ऐसा। अब यहां सुनिए 3400.0, अगर डेसिमल के आप यहां पे डेसिमल के बाद जीरो आ गया तो बताओ इसका मतलब क्या निकलता है, कि अगर मैंने किसी नंबर की कैलकुलेशन करी और नंबर की कैलकुलेशन करने के बाद क्या हुआ कि मैंने 3 आया मेरे पास, मान लो मैं किसी एक नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो पहला आंसर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 0, फिर 0, फिर 0.0। इसका मतलब है कि मैं डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक एक्यूरेसी कर रहा हूं, मैंने डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक वैल्यू निकालने की कोशिश करी, तो इसका मतलब ये सारे के सारे ही एक्यूरेट वैल्यू को बता रहे हैं, बस सबसे लास्ट वाली अनसर्टेन हो जाती है, लेकिन ये बाकी सारे सर्टेन है। इसका मतलब है कि इफ इन द लास्ट वी हैव 0, उसके बाद डेसिमल आता है, फिर 0 आ जाए, चाहे कोई नंबर आ जाए, कोई सा भी आ जाए, तो उस केस में ये सारे ही काउंटेबल हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 5, 1 2 3 4 5। डेसिमल के बाद अगर कुछ भी आ जाए तो ये सारे ही काउंटेबल हो जाते हैं। अब 0 की जगह अगर 1 आएगा तो भी आंसर मेरा ये आएगा, 0 की जगह 2 आएगा तो भी आंसर ये आएगा, और 0 भी है तो भी आंसर ये आएगा,
ठीक है, अब देखो ये कुछ रूल्स हैं बेटा। आपको मैं सोच रहा हूँ कि आपके दिमाग में टेंशन होगी, अरे सर ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या अजीब चीजें हैं, देखने में सारी एक ही जैसी लग रही हैं, रूल्स अलग अलग हैं। मैं जानता हूँ भाई, इतना तो मैं तुमको जानता ही हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये चल रहा होगा वैसे तुम्हारे दिमाग में, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एक बार की प्रॉब्लम है। और एक बार की प्रॉब्लम भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब हम कोई नई चीज पढ़ते हैं तो हमको लगता है, हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता उसको, कहते हैं यार ये टफ है, ना पढ़े तो चल जाएगा कि काम, अगर छोड़ देंगे एग्जाम में तो कितने नंबर कट जाएंगे। ये नाना प्रकार की जो चीजें होती है हमारे दिमाग में आती है। लेकिन मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, अगर आपने एक बार ढंग से इसको समझ लिया ना, तो जब एग्जाम में सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप वही करेंगे। इसके क्वेश्चन इतने आसान है, बहुत ही आसान, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी नहीं करनी है, सीधा क्वेश्चन देखना है और आंसर बता देना है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक बार इसको ढंग से देख लो, आज ही जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होंगे, पक्का देख लेना। इसलिए थोड़ा सा अटेंटिव होके सोच लो, नई चीज है, थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अभी हो जाएगा, अभी मैं रिवाइज भी कराऊंगा इसको। देखो हाँ, ये मैं बता रहा था कि अब इस बार क्या हुआ, 0.0034, अब नंबर इस तरीके का ले लिया मैंने। अब सुनो, अगर जीरो पहले आते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में आते हैं और नंबर पीछे लिखा हुआ, तो इनमें से एक भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये दोनों काउंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 2। अब मैं इसी में एक चीज चेंज कर देता हूं और देखो क्या होगा। अब मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में जितने भी जीरो, ये कोई भी काउंटेबल नहीं है, कब, जब यहां पर कोई और नंबर नहीं लिखा। लेकिन अगर मैं यहां पे 1 लिख दूं ना, तो ये सारे काउंटेबल है, तब 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो अगर स्टार्टिंग में जीरो है, भले वो डेसिमल नंबर है या नॉन डेसिमल नंबर है, ये काउंटेबल नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट काउंटेबल है। लेकिन अगर मैंने इसके पीछे एक जीरो लगा दिया, अब क्या होगा, अब ये रूल, डेसिमल के पीछे वाले जो जीरो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं किसके, जब ये नॉन जीरो नंबर हो। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 3 4 0, ये तीनों आ जाएंगे। डेसिमल में जो नॉन जीरो नंबर के पीछे जीरो है ना, वो काउंटेबल होता है। तो ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है और ये भी काउंटेबल है, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो अगर मैंने ऐसे कर दिया तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 2, ऐसे कर दिया 3 हो गई, ऐसे कर दिया 4 हो गई, जितने भी जीरो लगा दो वो सिग्निफिकेंट होते चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद में इन 4 प्लेस के बाद जितने भी कैलकुलेट करूंगा वो उसकी एक्यूरेसी को और बढ़ाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि इफ वी हैव अ डेसिमल नंबर, लेकिन स्टार्टिंग वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते अगर उसके पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। अब मैं इसमें कितने भी जीरो लगा दूं, कोई भी काउंटेबल नहीं है। पीछे लगाऊंगा 34 के तो काउंटेबल है, लेकिन स्टार्टिंग में लगाऊंगा तो काउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसके हिसाब से हमारे पास ये आ गया 2। तो अब तक जो मैंने आपको बताया उसको मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं, बस छोटे छोटे ये रूल थे आपके पास। पहला रूल ये था कि ऑल नॉन जीरो नंबर, अगर जीरो आता ही नहीं नंबर के अंदर, तो जितनी भी डिजिट्स लिखी है ना सबको काउंट करो, उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। तो 1 2 3 4 5 5 हो गई। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं 6 हो जाएंगी, इसके पहले 2 लिख दूं 7 हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो आप नंबर काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5, आंसर इज 5, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट था, अगर लास्ट में जीरो आते हैं, देखो दो तरीके के हमारे पास नंबर है, एक है हमारे पास डेसिमल नंबर, एक है नॉन डेसिमल नंबर, दोनों के अलग अलग रूल है। अगर ये मेरे पास कैसे नंबर है, इसमें डेसिमल तो नहीं आता, तो ये नॉन डेसिमल नंबर है। इन नॉन डेसिमल नंबर लास्ट में जो 2 जीरो होते हैं, मैंने आपको बताया टर्मिनल या ट्रेलिंग, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लास्ट में जो जीरो आते हैं, एंड में जो जीरो आते हैं वो काउंटेबल नहीं होते। तो 1 2 2 आ गई। लेकिन अगर मैं इसी के पीछे केजी लिख दूं या सेकंड लिख दूं या न्यूटन लिख दूं, कोई यूनिट लिख दूं, तो ये पीछे वाले जीरो भी काउंटेबल हो जाएंगे। वो मैंने रोल नंबर आपको 4 में दिखाया। दोनों में डिफरेंस पता लग गया, पीछे जीरो है लेकिन डेसिमल नंबर नहीं है तो काउंटेबल नहीं है, लेकिन अगर यूनिट लिख दूं तो फिर काउंटेबल हो जाएंगे। तो फिलहाल इस केस के अंदर ये काउंटेबल नहीं है, तो 1 2 2 आ गए, और इस केस में काउंटेबल है क्योंकि पीछे यूनिट लिखी है, तो 1 2 3 4 4 आ गए। ये पता लगा बेटा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये था हमारे पास क्या, इफ जीरो आर बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स, ये भी नॉन जीरो नंबर है, ये भी नॉन जीरो नंबर, मतलब 4 और 5 तो दोनों नॉन जीरो ही है। तो इसके बीच में अगर जीरो आता है
तो चाहे वो डेसिमल नंबर हो चाहे नॉन डेसिमल नंबर हो, कहीं भी डेसिमल लगा लो इसके बीच में, या नहीं भी लगाओ, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सारी की सारी आ जाएंगी 1 2 3 4 5, यानी कि ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5। अब डेसिमल यहां लगाऊंगा तो भी आंसर 5 होगा, डेसिमल यहां लगाऊंगा तो भी आंसर 5 होगा, डेसिमल यहां लगाऊंगा तो भी आंसर 5 होगा। डेसिमल में कहीं भी लगा दूं अब इसके बीच में, आंसर मेरे पास 5 ही आएगा। अब ये डेसिमल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फिर आते हैं फिफ्थ पे। फोर्थ में बता चुका हूं आपको, फिफ्थ में क्या था, अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें बाद में तो जीरो आते हैं लेकिन डेसिमल के बाद कोई और चीज आ गई, डेसिमल के बाद एक और जीरो आ गया, तो ये सारे के सारे जीरो काउंटेबल हो जाते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। 3 4 0 0.0 1 2 3 4 5, ये था हमारे पास 5, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई 5, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, दोबारा इसको लिख देता हूं, 0.0034 ये नंबर था। स्टार्टिंग के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है डेसिमल नंबर के अंदर। अच्छा, नॉन डेसिमल होता तब भी नहीं होता। अगर मान लो मैं 34 लिख देता हूं और उसके आगे जीरो लगा देता हूं तो इसका कोई सेंस ही नहीं है, तो यहां भी काउंटेबल नहीं है। और डेसिमल रख दिया तो ऐसा नंबर लिखा जाता है जनरली, तो स्टार्टिंग के जो जीरो होंगे वो काउंटेबल नहीं है, सिर्फ एंड के जो नंबर है वो काउंटेबल है। तो 34 लिखा है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया 2। अगर 3 4 के बाद जीरो लगा दूं तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी 1 2 3, तब ये काउंटेबल है। और अगर एक और जीरो लगा दूं तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। ये बात थी कुल मिला के। तो ये था हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में रखिए, अभी हो सकता है कुछ बातें याद रहेंगी कुछ बातें याद नहीं रहेंगी। इसको जब रिवीजन होगा, वैसे तो आपने अगर छोटा छोटा इसको लिख लिया हो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा तो अच्छी बात है, नहीं भी अगर लिखा तो कोई बात नहीं है। जब इसका आप रिपीटेशन देखेंगे इस वीडियो का तो आप इसको अच्छी तरीके से एक बार लिख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके अपने लिए शॉर्टकट बनाइएगा। रूल्स लिखने को नहीं आते एग्जाम के अंदर, लेकिन शॉर्टकट जो है वो आपको अपने पास बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं, आई एम सॉरी बेटा देयर वाज सम डिस्टर्बेंस, लेकिन कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं इसके आगे से। तो अब मैंने आपको बताया कि क्या होना है, इसके बाद हमें एक चीज और पढ़नी है, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल चालू करेंगे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। अब आपको पता है राउंडिंग ऑफ तो आपने बहुत बार सुना है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, मैथमेटिक्स में काफी बार सुना है कि इफ द नंबर इज मोर देन 5 तो जो पिछला वाला नंबर होता है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं, इफ द नंबर इज लेस देन 5 तो फिर कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। ये पढ़ रखा है ना, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। लेकिन राउंडिंग ऑफ में कुछ और ऐसे रूल हैं जो कि आपने मैथमेटिक्स में नहीं पढ़े होते, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये बहुत ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बस 4 ही रूल होते हैं राउंडिंग ऑफ के, वो मैं आपको फटाफट बताता हूं और उसके बाद हम तुरंत क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखिए, राउंडिंग ऑफ में आपको सिग्निफिकेंट फिगर के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें राउंड ऑफ का रूल भी लगता है साथ साथ, इसलिए आपको दोनों चीजें साथ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हम बात करते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ करने के रूल क्या है, तो मैं इन रूल्स को आपको अगेन एग्जांपल से ही समझा रहा हूं। इसमें सबसे पहला जो मेरे पास रूल है वो क्या है, आपको पता है बेटा कि अगर मेरे पास एक नंबर है 54.54 मेरे पास नंबर है, और आपसे ये पूछा गया, आपसे बोला गया कि राउंड ऑफ दिस फिगर टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो मैं जानता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का आंसर क्लास 8 का बच्चा बताया था कि अगर आपको सिर्फ 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो क्या इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 54.5, क्योंकि दिस नंबर इज लेस देन 5। अगर ये नंबर लेस देन 5 है तो क्या मतलब होता है, नो इंक्रीमेंट, कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। ये बात क्लियर है, ये सबको पता है कि अगर ये नंबर अगर 5 से लेस है तो पिछले वाले नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है जी, ओके। अब सुनिए सेकंड क्या है, सेकंड इफ इट इज इज 54, मैं नंबर कुछ ऑलमोस्ट सेम ही दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा इजी लगे, 54.57, अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो दिस नंबर इज व्हाट, इट इज मोर देन 5, मोर देन 5 है। जब मोर देन 5 होता है तो क्या होता है, इंक्रीमेंट बाय 1,
पिछला वाला जो नंबर होता है इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, ये पढ़ रखा है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 54.7 को हटाएंगे तो 5 में 1 बढ़ के आ जाएगा 6। क्लियर है? 54.6। आई गेस कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इफ द नंबर इज लेस देन 5 देयर इज नो इंक्रीमेंट, तो 5 का 5 आ गया। इफ द नंबर इज मोर देन 5 तो इंक्रीमेंट बाय 1, मतलब यहां 6 होता, 7 होता, 8 होता, तो हमेशा आपको इंक्रीमेंट 1 से करना पड़ेगा। ये क्लियर है? अब मैं बात करता हूं एक नेक्स्ट चीज की। ये तो था लेस देन 5, ये था मोर देन 5। जब 5 होगा तब क्या होगा? अब यहीं पे एक नया रूल है जो आपने मैथमेटिक्स में जनरली नहीं पढ़ा होता। वो क्या है? अब मैं लिखता हूं 54.45। इफ दिस नंबर इज 5, तो क्या होता है? अगर ये नंबर 5 है एंड द प्रीवियस नंबर इज इवन नंबर, 4 इवन नंबर होता है, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6, 8 जो भी है इवन नंबर है। तो अगर ये इवन नंबर है तो मैं अगर इसको राउंड ऑफ करूंगा तो इसका आंसर आएगा 54.4। ये दैट मींस if the second number is 5 and the previous number is even, then there is no increment, increment नहीं होता अगर ये नंबर 5 है तो। 54.45 में 5 अगर नंबर था और पिछला वाला नंबर अगर इवन है तो आप इसमें इंक्रीमेंट नहीं करते और 54.4 ही आपका आंसर आता है। अब इसमें दूसरा पढ़ो, अगर ये 54.55 होता यानी कि प्रीवियस नंबर इज ऑड नंबर, तो फिर क्या होता? अब लास्ट नंबर तो आपके पास 5 है, इसमें भी 5 था, इसमें भी 5 है, इसके पहले इवन नंबर था, इसके पहले ऑड नंबर था। तो अगर इसके पहले ऑड नंबर है तो आप इसके अंदर +1 इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब इसका आंसर आता है 54.6। ये एक ऐसा रूल है जो हमने मैथ्स में नहीं पढ़ा होता। एक्चुअली मैथ्स में हमने क्या पढ़ा होता है? मैथ्स में हमने ये पढ़ रखा होता है कि इफ द नंबर इज 5 और मोर देन 5 देन देयर इज इंक्रीमेंट बाय 1। If the number is less than 5, there is no increment. ये तो पढ़ रखा होता है। लेकिन राउंडिंग ऑफ का रूल अलग है। राउंडिंग ऑफ का रूल ये है कि if the number is more than 5, then there is increment. If the number is less than 5, there is no increment. But if the number is 5, अगर 5 है तो 5 से पहले वाला नंबर अगर इवन है, there is no increment, तो 54.4 ही आंसर आएगा। लेकिन 5 से पहले वाला नंबर अगर ऑड है तो हमारे पास इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाता है, तो आंसर आता है 54.6। ये राउंडिंग ऑफ का एक रूल है जो मैथमेटिक्स में जनरली नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है बेटा, वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और मैंने आपको एक चीज बताई बेटा कि ये क्लास आपकी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, क्योंकि यही कंसेप्ट आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। बहुत रेयर कॉमन चीजें मिलती हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, लेकिन दो चीजें कॉमन है। और रूल्स क्योंकि ना तो मैंने बनाए हैं ना आपने बनाए हैं, तो रूल्स बिल्कुल सेम काम करेंगे। तो अगर आप फिजिक्स में ये चीजें बहुत ढंग से जान लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री में भी इसकी हेल्प मिलेगी, और केमिस्ट्री में आपको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, राइट? चलिए, तो ये राउंडिंग ऑफ के रूल थे, पता लग गया ना? इफ नंबर इज लेस देन 5 नो इंक्रीमेंट, इफ द नंबर इज मोर देन 5 नंबर इज इवन नो इंक्रीमेंट, इफ द प्रीवियस नंबर इज ऑड इंक्रीमेंट बाय 1। ये था आपके पास राउंडिंग ऑफ का रूल, बस इतना ही राउंडिंग ऑफ है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ को मिला के अब हमारे क्वेश्चन बनेंगे कैसे। ठीक है, तो देखते हैं। अब सबसे कमाल की बात है कि नॉर्मली जब मैं बेटा आपको क्वेश्चन कराता हूं तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर बताता हूं, आपको सॉल्यूशन बताता हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने के लिए देता हूं। लेकिन आज कुछ चेंज है, आज कुछ अलग गेम है। आज ये गेम है कि मैं बहुत श्योर हूं कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा बिना खुद सॉल्व किए पहले, और आप डायरेक्टली उसका आंसर बता पाएंगे। कुछ सही हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, मैटर नहीं करता। जब हम लर्न कर रहे होते हैं किसी चीज को तो गलतियां होती हैं, लेकिन गलती सबसे होती है। तो बस आप ट्राई करिए। तो पहले आप आंसर निकालेंगे, फिर मैं बताऊंगा उसका आंसर क्या है। ठीक है बेटा, राइट? तो आपके पास क्वेश्चन था, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग। कुछ नंबर मैं लिख रहा हूं यहां पर, और आपको ये बताना है बस कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। बस ये भी नहीं बताना किस रूल से ऐसा होगा, डायरेक्ट लिखना है कि इतनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपके पास 2.000 मीटर, सेकंड 5100 kg,
थर्ड, 3240 डी 0.050 सेंटीमीटर। ये था आपके पास। बस आपको इनके सामने लिखना है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी। ठीक है, फटाफट से लिख के देखिए, आपको 10 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम इस काम के लिए। ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी, हो गया? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जहां तक बिगड़ गया आपने। सबसे पहली बात, ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट, सब काउंटेबल है। वो ये बता रहे हैं कि डेसिमल के थर्ड प्लेस पे जाके आपने एक्यूरेसी बताइए। दैट मींस 4 सारे काउंटेबल, 1 2 3 4। ठीक है, ओके। दूसरा, पीछे 0 है लेकिन यूनिट भी तो लिखी हुई है, तो कितना आएगा? 1 2 3 4, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। देन 3240, लास्ट में 0 है, डेसिमल नंबर नहीं है तो काउंटेबल नहीं है। अगर इसके पीछे मैं लिख देता यहाँ पे न्यूटन, मीटर, कुछ भी लिख देता तो 0 भी काउंटेबल हो जाता। लेकिन अभी क्या है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, लास्ट 0 इज नॉट काउंटेबल क्योंकि यूनिट नहीं लिखी है और ये नॉन डेसिमल नंबर है। इसमें स्टार्टिंग वाले 0 तो काउंटेबल नहीं होते लेकिन बाद वाला होता है। तो कितनी हो गई? 2। तो 4432 ये आपका आंसर हुआ। मैं जानता हूं इसमें से आपके हो सकता है कुछ आंसर सही हुए होंगे, कुछ नहीं भी हुए होंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। हल्की सी प्रैक्टिस और करेंगे चीजें हो जाएंगी। ऐसा पॉसिबल है कुछ बच्चों ने बिल्कुल बढ़िया इसका आंसर लिख दिया हो और सारे के सारे आंसर सही हो, तो मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। ठीक है, मैं इसी सीक्वेंस में आपको कुछ और नंबर दे रहा हूं, एक बार और चेक करो। 40305 B 0.003405 C 32.0005 D 4200 E 4.200 F 32600 kg। kg की जगह न्यूटन लिख देता हूं मैं। चलिए ट्राई करिए। 6 साइंस बार 1 देखो, लिखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी कितनी होंगी। डन बच्चे, चलो देखते हैं। ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। तो पहले का आंसर हो गया 5, 1 2 3 4 5 सारे काउंटेबल है। फिर डेसिमल जो जीरो होते हैं स्टार्टिंग में इन अ डेसिमल नंबर दे आर नॉट काउंटेबल। तो क्या बचा? 1 2 3 4, ऑल 4 आर काउंटेबल। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। देन डेसिमल लगा रखा है, डेसिमल होता या नहीं होता, नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जीरो आ रहे हैं ऑल आर काउंटेबल। 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 6। देन 4200 पीछे जीरो लिखा है
और पीछे कोई नंबर नहीं है, प्लस यूनिट भी नहीं है कोई, तो इसका मतलब दे आर नॉट काउंटेबल फॉर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन 4.200 डेसिमल नंबर है और लास्ट में जीरो आ रहा है, तो ये इसकी एक्यूरेसी को और मेंटेन कर रहे हैं, दैट मींस दे आर सिग्निफिकेंट 4, 1 2 3 4। देन 32600 पीछे न्यूटन लिखा है, अगर न्यूटन लिखा है यूनिट लिखी है तो इसका मतलब सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5। लेकिन अगर पीछे न्यूटन नहीं होता तो आंसर कितना आता, तब आंसर आता 1 2 3, तब 3 सिग्निफिकेंट होती। ये हमारे पास यूनिट और नॉन यूनिट का डिफरेंस होता है। तो फिलहाल जो आपको क्वेश्चन दे रखा था उसके हिसाब से ये था। तो आई गेस कि इस बार बेटर आपके आंसर आए होंगे, पिछली बार जो थोड़ी बहुत गलती हुई थी वो भी थोड़ी बेटर हुई होगी, नहीं भी हुई है तो कोई इशू नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे 2-3 क्वेश्चन आपको और लगेंगे और आप परफेक्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको बस एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर बेस्ड, तो वो आपकी हेल्प करेंगे उसके अंदर, क्योंकि सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है देखिए, अगर मैं बात करता हूं फॉर एडिशन, ये रूल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए है और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मेरे पास एक नंबर लिखा है 5.26 और एक नंबर है मेरे पास 18.72, ठीक है। आपसे ये बोल रखा है ऐड दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर को आपको ऐड करना है एंड राइट योर रिजल्ट एज पर द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से आपको इसका आंसर निकालना है। तो अब देखो बेटा तरीका क्या होता है। अब आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्लास 5 का बच्चा भी कर देगा ना, सिंपल एडिशन है, तो आप भी कर लो। 6 और 2 हो गया 8, 2 और 7 हो गया 9, 5 और 8 हो गया 13, कैरी 1 2, 23.98 इसका आंसर आया। अभी 23.98 आंसर आया है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आपका आंसर अगर आपने ये लिख दिया इट इज रॉन्ग। कितनी कमाल की बात है, मैथमेटिक्स का कोई टीचर इसको रॉन्ग नहीं कह सकता, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से ये आंसर, इसका आंसर रॉन्ग है। अब वो कैसे, अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से सोचता हूं तो अब वो इसका रूल ये होता है कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अभी देखेंगे कि सही है कि गलत है, लेकिन पहले मैं रूल बता दूं, ठीक है, फिर आप खुद डिसाइड करिए कि सही है कि गलत है, हो सकता है ये सही भी हो। जब आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात करते हैं तो डेसिमल के बाद किसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, वहां तक आपको अपना आंसर छोड़ना होता है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब चेक करिए कि इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने थे, हमारे पास 2 थे, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, उसमें भी 2 है, तो आपको जो अपना आंसर छोड़ना पड़ेगा वो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक छोड़ना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर सही हुआ कि 0.92 का मतलब 2 डेसिमल प्लेस आ रहे हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी हरकत कर देता हूं, अब वो ये है कि मैं यहां पे इसको लिख लेता हूं ये 0.26.721, कोई दिक्कत नहीं, 1 आ जाएगा बस यहां पे, और हो गया। अब मेरा आंसर कितना आएगा, अब आपसे पूछा है कि राइट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, इसमें थे 2 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसमें थे 3 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, और आपको अपना आंसर छोड़ना होता है 2 लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जिसमें कम से कम डेसिमल प्लेस होगी उतनी डेसिमल प्लेस तक आपको अपना आंसर छोड़ना है। तो वो कैसे होगा, कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि मेरे आंसर में कितने 3 डेसिमल प्लेसेस आई, लेकिन मुझे छोड़ना है 2 तक, तो क्या करेंगे, 3 डेसिमल प्लेस को अगर 2 तक लेके आना है तो राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करना है तो कितना आंसर आएगा 23.981 को जब राउंड ऑफ करोगे तो 1 को राउंड ऑफ करूंगा इधर तो कोई इंक्रीमेंट होगा नहीं, बिकॉज द नंबर इज लेस देन 5, तो फाइनल आंसर आएगा 23.98। तो अगर आपने अपना आंसर ये लिख दिया तो आंसर है रॉन्ग, और आंसर अगर ये लिख दिया तो करेक्ट है। लोग कितने कमाल की बात है, मैथमेटिक्स के हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है ये गलत हो ही नहीं सकता मैथमेटिक्स के हिसाब से। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से अगर आपने अपना आंसर ये लिख दिया तो बेटा टीचर की श्रद्धा है, 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो आधा भी मिल सकता है और 0 भी, फुल नहीं मिलेंगे। तो आपका आंसर ये ना हो कि आपको अपना आंसर यहां तक छोड़ना पड़ेगा, तो पहले यहां लाएंगे
फिर यहाँ, तो जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं उस नंबर को देखना है, और जितने उसमें डेसिमल प्लेसेस थे, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थे, वहां तक छोड़ना है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, मान लो ये लिख दिया मैंने, 5.2 था बस, ठीक है, तो ये 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 to 9, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब मुझे अपना आंसर कितने डेसिमल प्लेस तक छोड़ना है, मुझे सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक अपना आंसर छोड़ना होगा। तो मेरा आंसर तो ये आया, ये लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर लेके आना है। तो क्या होगा, 23.921 जो था, मैं पहले 1 को राउंड ऑफ करूंगा 2 के साथ, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 23.92 आ जाएगा, बिकॉज दिस नंबर इज लेस देन 5, ठीक है, तो इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर मुझे 2 को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा 9 पे, अगेन दिस नंबर इज लेस देन 5, तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 23.9। डेसिमल का एक प्लेस ये था, डेसिमल का एक प्लेस यहाँ पे है, तो हमारा आंसर 23.9 आएगा। ये ध्यान रखना है। दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन कैसे होते हैं बेटा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और कुछ और चीजें, सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हमारा नेक्स्ट क्लास में शुरू के 10 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ और जबरदस्त वाली बातें बताने वाला हूं कि लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर कैसे करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, और आपके पास लाइट ईयर क्या होता है, पार्सेक क्या होते हैं, जबरदस्त वाली चीजें, ठीक है बेटा। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और तब तक मैं चाहूंगा कि आप इनको अच्छी तरीके से ट्राई करें, और ये आपको पता लग गया हो कि ये चीज डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी और आप 100% एक्यूरेट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और बहुत जोश में आप पढ़े, आप पढ़ भी रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए पूरा अपना अपना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।